इस समय हम पूना में हैं और पूना का महत्व हर हिंदुस्तानी बहुत अच्छी तरीके से जानता है। यहाँ से आज़ादी के खिलाफ, अंग्रेज़ों के खिलाफ एक जंग का ऐलान किया था लोकमान्य तिलक ने। पूरा हिंदुस्तान जानता है गणेश महोत्सव के दौरान किस तरीके से लोगों को इकट्ठा करके अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाए और एक बहुत बेहतरीन हिंदुस्तानियों को एक साथ लाने का प्रयोग किया था और उसमें काफ़ी हद तक लोकमान्य तिलक कामयाब भी रहे थे। ये वही पूना शहर है जहाँ पे ज्योतिबा फुले ने समाज के परिवर्तन के लिए ढेर सारे काम किए थे। पूरा हिंदुस्तान जानता है ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी ने हिंदुस्तान के जो समाज के लोग हैं सामाजिक क्रांति के लिए कितने बड़े बड़े योगदान दिए हैं। ये वही पूना शहर है जहाँ पे कल हिंदुस्तान का जो सबसे क्रीम अथॉरिटी है, सफाई कर्मचारियों के लिए काम करने वाली एक क्रीम अथॉरिटी अखिल भारतीय सफाई यूनियन के आयोग के अध्यक्ष कल यहाँ आए थे। एम वेंकटेशन आए थे और काफ़ी जगह से लोग, उनके समाज के लोग आए थे, उनसे मिलने के लिए आए थे। और हमारे साथ इस समय हैं गोविंद परमार वो शख्स हैं जो पिछले 50 सालों से सफाई कर्मचारियों के लिए, उनके अधिकारों के लिए लगातार लड़ रहे हैं। गोविंद परमार वो शख्स हैं जिन्होंने अपनी जेब से पैसा डालकर अपनी कमाई का बहुत बेहतरीन हिस्सा जो है सफाई कर्मचारियों के बेहतर उत्थान के लिए, सब लोग जानते हैं, खर्च किया है। गोविंद परमार वो शख्स हैं जो सफाई आयोग के महाराष्ट्र के अध्यक्ष रह चुके हैं। ये अलग बात है कि उनको जिंदगी में सिर्फ एक बार सफाई आयोग का अध्यक्ष बनने का मौका मिला, वो भी शिवसेना भाजपा की सरकार में। उसके बाद लगातार भले ही वो पावर में न रहे हों, लेकिन सफाई कर्मचारियों के अधिकारों की लड़ाई अभी भी लड़ रहे हैं वो। गोविंद भाई परमार, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि पूना का एक महत्व वो भी है, जब पाकिस्तान अलग हुआ था, बांग्लादेश अलग हुआ था, हिंदुस्तान के सीने पे 2 जख्म हुए थे, एक उधर एक इधर। उस समय बाबा साहब अम्बेडकर ने भी एक आवाज़ उठाई थी दलितों के लिए। वो क्या कहानी सब हम समझना चाहेंगे आपसे। आज आपके ये चैनल के माध्यम से हमारे समाज का जो मैसेज है पूरे देश में आप ले जा रहे हैं। आप कल यहाँ पे आए थे और उस वक्त हमारे राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के जो चेयरमैन है वेंकटेशन, उनको हम लोग मिले। हमारी जो कुछ तकलीफ़ें थी, हमारे विषय जो थे सफाई कामगारों के, उनके सामने रखे। मैं आपको गोविंद भाई थोड़ी देर के लिए रोकना चाहूँगा। मैं इतिहास में आपको फिर एक बार ले जाने की कोशिश करता हूँ कि दलिस्तान का जो मूवमेंट था, बाबा साहब अम्बेडकर ने दलितों के लिए अलग देश बनाने की बात की थी। हालांकि प्रासंगिक नहीं है आज के दौर में, उसके पहले भी खालिस्तानियों के लिए एक खालिस्तान की बात उठी थी, लेकिन हिंदुस्तान है। आप भी नहीं चाहेंगे कि दलिस्तान आज बने, और न ही ऐसा कोई मौका है। लेकिन पूरे हिंदुस्तान में दलितों की एक बहुत बड़ी आबादी है, करोड़ों की संख्या में लोग हैं, और आज भी वो बेचारे परेशान हैं। इतने सालों के बाद, 75 साल हो गए देश की आज़ादी के बाद, आज भी दलित समाज के लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। कल सफाई आयोग के चेयरमैन आपसे मिले, उनसे मुलाकात हुई, और आप भी सफाई कर्मचारियों का एक संगठन चलाते हैं और बहुत बड़े लेवल पे करते हैं। मुझे लगता है कि 23 राज्यों में इनका संगठन चल रहा है, दलितों की हक की लड़ाई के लिए नेशनल लेवल पे है। सब अभी तक आपको कामयाबी क्यों नहीं मिल पाई? आप हमारी लड़ाई सरकार से है जी। आज देश में हमारे करोड़ों सफाई कामगार है, और करोड़ों सफाई कामगार ये जो है ज़्यादातर अशिक्षित है। हमारे में ज़्यादा 10% या 5% के दरमियान ही हमारे शिक्षित लोग हैं। 90% हमारे अशिक्षित है। इसके वजह से उनके जो भी योजनाएं केंद्र से आती है या शासन में हम लोग लाते हैं, वो हमारे तक पहुंचती नहीं है। हम बहुत कोशिश करते हैं। आज हम लोग 70 साल से ये संगठन चल रही है। अनेकों इसके अंदर हमने विषय रखे, और ये विषय के अंदर हमें स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, स्वर्गीय संजय गांधी जी, और हमारे स्वर्गीय राष्ट्रीय नेता, हमारे इस संगठन के पहले अध्यक्ष बूटा सिंह साहब, ये लोगों के अथाक मेहनत के बाद केंद्र में हमारा सफाई कर्मचारी आयोग बना।
हमारे सफाई कामगारों के रोजगार और उनके उत्थान के लिए एक सफाई कामगार केंद्रीय वित्त निगम बना और सफाई कामगारों के बूटा सिंह साहब ने कई जगह राजकीय लोगों में आमदार बोलो नगर सेवक बोलो कई सारे पदों पे देश में इस समाज को आगे लाने के लिए बूटा सिंह साहब ने अथाग प्रयत्न किए हैं। अतः प्रयोगों के बाद, प्रयासों के बाद, क्या आपको लगता है आज भी इसमें बेहतर तरीके से काम करने की जरूरत है गोविंद भाई? आज हमारे यहाँ बूटा सिंह जाने के बाद हमारे माजी आमदार स्वर्गीय वासुदेवराव चांगड़े साहब, फिर उनके नेतृत्व में हम काम कर रहे थे और वो हमारे समझो समाज के वकील थे। उनके नेतृत्व में हमने बहुत कुछ सीखा है। चांगड़े साहब ने आयोग बनाने में, यहाँ पे आयोग बनाने में महाराष्ट्र में और केंद्र में उन्होंने बहुत अथक प्रयत्न किया और आज हमको उनकी कमी महसूस हो रही है। आज हमारी ये संगठन देश में काम करते हुए और ये संगठन को आज मान्यता प्राप्त हमारे लेबर कमिश्नर के तरफ से मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया गया है और मैं ये संगठन का काम कर रहा हूँ। हमारे इतनी योजनाएं, हमको घर देना है सरकार ने मालकी तत्व पे, उसके GR 85, 86, 87 को बने। जिनको घर नहीं है उसके लिए 88 में GR बना है। ये GR अभी चल ही रहा है, उसका अभी तक कहीं भी उसका उपयोग हुआ नहीं, उसका कोई काम हुआ नहीं है। उसके ऊपर कमेटियां बनी, उस कमेटी ने आज तक कोई मीटिंग ली नहीं है और फिर वापस हमारे पे नया GR लगाया 2008 में, बाबा साहेब श्रम साफल्य आवास योजना। तो हमारे लिए खाली कागज पे ये बातें रहती है, सरकार उसकी इम्प्लीमेंट कब करोगे? इम्प्लीमेंट होता नहीं है। फिर हमारे केंद्र सरकार ने मुक्ति पुनर्वसन योजना निकाली, उसका नाम था भंगी मुक्ति पुनर्वसन योजना, तो उसको नाम बदल के फिर सफाई कामगार मुक्ति पुनर्वसन योजना। इसके अंदर कई प्रावधान है, यहाँ तक कि सचिव लेवल तक कमेटी बनानी है। जिला स्तर पे हर नगर पालिका, जिला परिषद, सब जगह उसकी कमेटी बनानी है। ये सफाई कामगार का जो विषय है, उनके जितने नियम निकलते हैं, GR निकलते हैं, उसका सही में काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके ऊपर कोई देखभाल सरकार की तरफ से होती नहीं। हम बार बार आंदोलन, मोर्चे, हम लोग परेशान हो गए हैं कि ये जो भी सरकार आती है ये जातिवादी है सरकार। मुझे लग रहा है कि ये सफाई कामगार के लिए उनमें, लेकिन गोविंद भाई मैं आपको रोकना चाहूंगा। एक 42 साल के बिल्कुल यंग बंदे को, M वेंकटेश को, केंद्र सरकार ने सेंट्रल जो सफाई आयोग है उसका चेयरमैन बनाया है। वो तमिलनाडु के रहने वाले हैं, कल आपसे मिलके भी गए हैं। जितना आपका तजुर्बा है उतना तो उनकी उम्र नहीं है, आपका तजुर्बा 50 साल से ज़्यादा है। और जब वो चेयरमैन बने थे तो उनकी उम्र 42 साल थी। वो भी सफाई कामगार के बेटे हैं, उनकी माँ भी सफाई कामगार रही है, पिताजी भी सफाई कामगार रहे हैं। और क्या चाहिए साहब आपको? हमें खुशी है कि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग में एक छोटी उम्र के यानी 42 साल की उम्र के और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं और वो बेचारे अपने तरीके से बहुत मेहनत कर रहे हैं, हर स्टेट में जा रहे हैं। उनको एक ही प्रॉब्लम हो रही है, वो बेचारे पूरा हिंदी नहीं समझ पाते हैं और यहाँ पे सफाई कामगारों में हिंदी भाषी ज़्यादा है, करोड़ों की तादाद में हिंदी भाषी लोग हैं। वो उनको समझने के लिए काफ़ी तकलीफ होती है। फिर भी मैं धन्यवाद देता हूँ उनको कि वो इतनी कठिनाई में वो सबको समझ लेते हैं और सबके दुख दर्द अपने तरफ कैसे उनको न्याय दे सकता हूँ, वो कोशिश करने की पूरी उनका प्रयत्न रहता है। गोविंद भाई से आपने जाना कि बहुत ईमानदार कोशिश कर रहे हैं वेंकटेश समाज के जो लोग हैं, सफाई कर्मचारी हैं, उनके उत्थान के लिए। और भाषा तो एक वेरियर समझ में आता है।
अंग्रेजी जानते हैं, लेकिन इन्होंने बताया कि इनके समाज के लोग ज़्यादातर कम पढ़े लिखे होते हैं, वो हिंदी बेहतर समझते हैं। लेकिन जहाँ तक मीडिएट का इस तरह की बात है, तो भाषा कोई मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। सरकार जब अरबों रुपया, करोड़ों रुपया जब खर्च कर सकती है अलग अलग योजनाओं के लिए, तो 2, 4, 5, 10 हज़ार रुपये तो खर्च कर सकते हैं कि एक अनुवादक उनके बीच में रख सकते हैं। अगर आप मराठी भाषी राज्य में जा रहे हैं तो मराठी समझने वाला आपके साथ में हो, या फिर आप गुजरात जा रहे हैं तो गुजराती समझने वाला एक अनुवादक आपके साथ में हो। तो ये तो बहुत छोटी सी समस्या है, इसको हल की जा सकती है। मुझे लगता है कि सेंट्रल लेवल पे एम वेंकटेश भी इस समस्याओं से जूझ रहे होंगे। और अभी जो योजनाएं हैं, कई योजनाएं ऐसी हैं कि पहले वो अपनी वर्ण व्यवस्था थी कि भाई 4 वर्ग हुआ करते थे। ब्राह्मण का काम पढ़ाने का था, शूद्र का काम जो है सफाई से जुड़ा हुआ था, लड़ने वाले कौम अलग होती थी, वो तमाम चीज़ें हुआ करती थी। लेकिन वक्त के साथ में सिस्टम बदल रहा है साहब। क्या आपको लगता है कि आपके समाज के लोग बिजनेसमैन बन सकते हैं? सरकार के लेवल से कोई स्कीम्स वगैरह गोविंद भाई आई है, और क्या दिक्कत आ रही है उसको इम्प्लीमेंट करने में? आज देश में, मैंने पहले ही कहा कि हमारा जो वित्त निगम है उसमें 13,000 करोड़ से ऊपर पूरे स्टेट को, पूरे राज्यों में वो पैसे बांटे जाते हैं। हमारे महाराष्ट्र के अंदर या देश के बाकी स्टेट के अंदर सफाई कामगार के लिए वो स्टेट वाले प्रावधान रखते नहीं। जैसे महाराष्ट्र, वो हमारे केंद्र से जो आता है वही पैसे पे ये सफाई कामगार को जो रोजगार देना, क्या देना, वो उसके ऊपर ही अवलंबित है। खुद अपने तरफ से कोई ऐसा प्रावधान नहीं रखते कि हम हमारे स्टेट की तरफ से इतने 100 करोड़ दे रहे हैं इनके लिए। आज तक तो मुझे दिखाई नहीं देता है। इसके लिए मैंने माहिती अधिकार डाला है कि हमें आप स्टेट की तरफ से कितने पैसे देते हो, उसकी हमें जानकारी दे। तो ये दुख की बात है। हमारे लिए बहुत सारे जीआर निकले। अब तो एक 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर ही निकाल डाला है, एक्ट बन गया हमारे लिए। वो एक्ट को भी ये सरकार या केंद्र सरकार डरती नहीं है। हमारे लिए इतना नियम बना है, सुप्रीम कोर्ट इतने आदेश निकालती है, फिर भी हमारे लोग दयनीय परिस्थिति में आज भी है। आज भी रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं। और केंद्र और स्टेट और सभी स्टेट में ठेकेदारी पद्धत, कॉन्ट्रैक्ट पद्धत, बस दूसरा कुछ नहीं। सफाई काम ये अति आवश्यक सेवा है। ये सेवा में सुप्रीम कोर्ट ने 3-3 बार कहा है। हर स्टेट में विधानसभाओं की मीटिंग हो जाती है, उसमें कहा गया है कि अति आवश्यक सेवा है, इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम नहीं होना चाहिए, इस पर प्रतिबंध होना चाहिए और इनकी भर्ती की जाए, इनके बच्चों को रोजगार दिया जाए। इसके लिए रोजगार के लिए भी केंद्र के ही पैसे पे आज हम अवलंबित हैं। आज हमारे 40,000 एप्लीकेशन रोजगार निर्माण करने के लिए जो महाराष्ट्र में महात्मा फुले करके जो संस्था है वहाँ एप्लीकेशन पड़े हुए हैं। आज वो 6-7 साल हो गए, अभी तक उनको कोई पैसे का प्रावधान भी नहीं हुआ है और वो बेचारे ऑफिसों में दर दर भटक रहे। तो इनका भला कैसे होगा? जो कायदा बना है, हमारा नियम बना है, और जो सरकार इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेगी तो हमारे बच्चों का, हमारे परिवार का, हमारे सफाई कामगार समाज का भविष्य अंधारमय है। ये दुख की बात है कि अभी समाज में एक होना चाहिए और हमारे जितने जीआर है, जितने एक्ट है, उनको लेकर हम सबको आगे आना चाहिए। यहाँ पे महात्मा फुले में हमारे लिए जो अनुसूचित जाति के लिए जो रखा गया है, महात्मा फुले आर्थिक विकास महामंडल, इसके अंदर सारी भर्ती हमारे बौद्ध समाज के ही लिए जाते हैं। तो हमारे समाज के लोग नहीं है क्या? हमारे समाज को क्यों नहीं लेते हर जिला में? उनको भी नौकरी दो ना, उनको भी उसमें रखो ना, क्योंकि वहाँ पे हर जिला में सफाई कामगार हमारे हजारों के तादाद में है। वो जो वहाँ पे रहेगा आदमी हमारा, तो वो सफाई कामगार को न्याय दे सकता है। आज हमारा पैसा हमको मिल नहीं रहा है, ये दुख की बात है। इसके लिए सरकार ने आपके चैनल के माध्यम से ध्यान देना जरूरी है। सरकार ने ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। गोविंद भाई ने बहुत अच्छी और सच्ची बात कही है। कानून तो बहुत बने हैं, लेकिन कानून इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे हैं। तो गोविंद भाई, क्या आपको सुप्रीम कोर्ट से पे भरोसा नहीं है? सुप्रीम कोर्ट ने इतने सारे जजमेंट आप लोगों के फेवर में दिए हैं, उसके बावजूद अगर आप
को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है, तो क्या लगता है आपको, कंडेम ऑफ कोर्ट नहीं बनता, सरकार को खड़ा करना चाहिए कोर्ट के अंदर आपको? सही कहा आपने कि सरकार और केंद्र सरकार ये जितने भी हमारे नियम बनाती है उसको इम्प्लीमेंट तो कर नहीं रही है। फिर कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने जब एक्ट बनाया, वो एक्ट के माध्यम से, जो कि हम किसी को दोष देना, पहले तो मैं समाज को कटहरे में रखना चाहता हूँ कि इतना सारा हम आप तक पहुंचाते हैं, इतने सारे जीआर लाके देते हैं, इतना सारा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर सामने रखा है, आपने कभी अभ्यास क्यों नहीं किया कि ये हमें मिलने वाला है? तो आप जब जागोगे तो ही सरकार आपको मदद करेगी। माँ के पास जाओ, आपको भूख लगती है, जब खाना मांगोगे तो वो देगी। तो ये जो माई बाप सरकार है उसके पास आपको जाना जरूरी है। अपनी मांगों को लेकर, अपनी कायदे की मांग है, कोई हम चोरी छुपे या कोई भीख नहीं मांग रहे। हम जो मांग रहे हैं हमारी न्याय अधिकार की बात कर रहे हैं, और उसके लिए हमें एकता की जरूरत है। हम एक हो गए तो ही ये हमारे सारे सुप्रीम कोर्ट के आदेश हो या जो भी कुछ हो वो सब इम्प्लीमेंट होगा। मुझे लगता है गोविंद भाई, एकता के साथ में जागरूकता का भी जरूरी है। आपको बहुत सारे अधिकार मिले हैं, सुप्रीम कोर्ट आपके फेवर में है, सरकार ने नियम कानून बनाए हैं, इतनी सारी सुविधाएं दी गई है, लेकिन जब आपको पता ही नहीं है कि आपको कौन सी सुविधा मिलनी है, कब घर मिलना है, कहाँ आपसे पैसा मिलेगा, तो फिर कैसे उत्थान होगा सर? हम लोग बार बार सरकार में जाते हैं, सरकार के अंदर हमारे जो आयोग है उनके माध्यम से, हमारा एसी कमीशन है उनके माध्यम से हम बार बार हमारी कंप्लेंटें लगाते हैं, हम आंदोलन करते हैं, हम मोर्चा निकालते हैं, हम घेराव डालते हैं, पर ये जो सरकार है ये हम लोग को तुच्छ मानती है। एक सफाई कामगार एक नाली का कीड़ा समझती है। ये नहीं चाहती है कि ये सफाई कामगार आगे आए, वो चाहती है कि ये हमेशा गुलाम रहना चाहिए। इसके लिए इनके जो जीआर है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे। तो ये इम्प्लीमेंट करवाने के लिए हमको तो जागरूक होना चाहिए। हमारे में जब तक जुनून पैदा नहीं होगा कि हमारी मांग को मान्य करा के लेने के लिए, तब तक हम रोते रहेंगे, कोई आपको कुछ देने वाला नहीं है। आप रोते रहेंगे, ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। जो लोग महानगरों से नहीं है, मैं उनकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि ज़्यादातर सफाई कर्मचारी रिटायरमेंट देख ही नहीं पाते हैं। रिटायरमेंट की जो उम्र होती है साहब, उसके पहले ही उनकी जान चली जाती है। वजह यह है कि उनको ड्रेनेज के पाइपों में घुस के सफाई करनी पड़ती है। जो लोग अपनी जान पर खेलकर आपको सफाई देते हैं साहब, हर हिंदुस्तानी का एक फर्ज बनता है कम से कम उनके अधिकारों के लिए आवाज़ उठाए, और उनको भी इंसाफ मिलना चाहिए। उनके भी बच्चे हैं आपकी तरह, उनका भी परिवार है, उनको भी रहने का हक मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सरकारें हक नहीं देती है, हक देती है। नियम बनता है, कानून बनता है, राष्ट्रीय सफाई आयोग तक बनता है। अलग अलग राज्यों में, कुछ राज्यों में सफाई आयोग स्टेट लेवल पर भी बना हुआ है, लेकिन ज़्यादातर राज्यों में नहीं बना है। बनने की ज़रूरत है, बनाया जाना चाहिए। ये मेरा अनुरोध होगा तमाम राज्य सरकारों से भी और केंद्र सरकार से भी। सिर्फ नियम बनाना, कानून बनाना ही पर्याप्त नहीं होगा। मुझे लगता है कि आपको खुद भी जागृत होना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। आप लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, लेकिन आपकी बात नहीं मानी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के नियमों का उल्लंघन हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट का कंडेम हो रहा है। तब तो आपको सुप्रीम कोर्ट को एक बार फिर मुझे लगता है कि दरखास्त करना चाहिए कि साहब आपने ये फैसला सुनाया है, आपका अपमान हो रहा है, ये सरकार अपमान कर रही है, हमारी बात आपके फैसले के बाद भी नहीं सुनी जा रही है। आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए एक बार आपको? आपने सही कहा कि अब तो बारी आ गई है सुप्रीम कोर्ट में जाने की, और सुप्रीम कोर्ट में जाकर उन्होंने जो आदेश दिए हैं उसका एक आज 13 से लेके आज तक 24 आज तक उसका इम्प्लीमेंट कोई स्टेट में या भारत में कहीं भी हुआ नहीं है। जाना तो चाहिए। और साथ में मैं कहूँगा कि जैसे मुक्ति प्रोमोशन योजना में हमारे लिए 5% आरक्षण रखा है, ये समाज के लिए पंजाब में 5% आरक्षण है, कर्नाटक में आरक्षण है। तो हम समाज हमारी जो है उसके लिए महाराष्ट्र सरकार और केंद्र से ही आदेश निकलना चाहिए कि ये समाज के लिए अलग से आरक्षण रखा जाए। हमारा आरक्षण अलग होना चाहिए, और हमारा एक प्रतिनिधि सरकार में विधान परिषद से जाना चाहिए, एक प्रतिनिधि हमारा राज्यसभा में जाना चाहिए। इसलिए जाना चाहिए
कि इस समाज की बात सरकार में रखने के लिए हमारा एक समाज का प्रतिनिधि होना जरूरी है। और ये नहीं होने की वजह से आज हम आंदोलन या जो भी कर रहे हैं वो हमारा दरबार तक जाता है, वहाँ से रिटर्न आता है, उसका आवाज़ नहीं होता है, सुनवाई नहीं होती है। दरबार तक आवाज़ जाती है, सुनवाई नहीं होती है, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, बात वहीं की वहीं रह जाती है। कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाले जाने की इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत मुझे लगता है कि है। और जो लोग मुंबई या महानगरों की दुनिया से वाकिफ़ नहीं हैं, तो सफाई कर्मचारी बेचारे की जो तनख्वाह होती है बहुत कम होती है। सोसाइटियाँ अपने यहाँ पे रहने की जगह दे देती है दया भाव करके कि चलो उनकी सोसाइटी की साफ़ सफाई हो जाएगी। एक बंदा जो है 24 घंटे पूरे समय उनके हिफाजत में रहेगा, जब सफाई की ज़रूरत हो तो सफाई कर ली जाती है। लेकिन क्या लगता है गोविंद भाई आपको, एक उनके लिए घर की व्यवस्था होना चाहिए। सरकार मथाली कामगार है, उनको घर दे दी सरकार। मराठा अपने लिए आवाज़ उठाते हैं, उनकी बात सुन ली जाती है। डब्बे वाले लोग जो आप लोगों की संख्या में बहुत कम है, सिर्फ मुंबई तक सीमित है साहब, उनको भी घर मिल जाता है। लेकिन आप तो करोड़ों की संख्या में है, पूरे हिंदुस्तान में है, फिर अब तक आपको घर क्यों नहीं मिल पा रहे साहब? ये कई अंश से तो हमारी भी उदासीनता है, हमारे समाज की। हम तो लड़ रहे हैं सरकार के साथ और सरकार के देने की इच्छा नहीं है। और सरकार नहीं चाहती है कि इनको हम घर बार और रोजगार देके इनको सुखी करें। वो हमें दलित और लाचार रखना चाहती है। ये सरकार हमारे लिए इतना सारा प्रावधान दिया हुआ है, घर देने के साथ हमारा रोजगार। यहाँ तक महाराष्ट्र सरकार ने एक लाड़ पागे समिति बनाई है, जो कामगार निवृत्त हो जाए या काम में से मर जाए तो उसको उसके घर में से किसी ना किसी को एक नौकरी देना ही है। ये नियम मैं आज देश में आयोग के पास, केंद्र में एसी कमीशन के पास, सरकार में, केंद्र में, सब जगह मैं बात रख रहा हूं कि आप ये नियम पूरे देश में लगाओ और सफाई कर्मचारी ज़्यादा से ज़्यादा 35 या 32 या 28 साल के अंदर ही वो ये गंदा काम करता है, नाली में काम करता है और वो मर जाता है। आज हमारे देश में करोड़ों असंगठित कामगार है, रोजगार नहीं है। ये लोग प्राइवेट बिल्डिंगों में काम करते हैं, इसके लिए मिनिमम वेजेस नहीं है, इनको कोई कायदा किया सहारा नहीं है। सरकार ने 15 साल पहले एक मिनिमम वेजेस का एक्ट बनाकर एक परिपत्रक निकाला था, तो वो परिपत्रक भी वो लोग ने खत्म कर दिया। आज तो बॉम्बे में 3.5 लाख और महाराष्ट्र में 7.5 लाख लोग ये कामगार है असंगठित, प्राइवेट बिल्डिंग में काम करते, 50-50 साल से काम करते, उनका पगार का कोई प्रावधान नहीं। कोई 500 देता है, कोई 1,500 देता है, या उसमें से ही वो बेचारा काम करता है 8-8 घंटा और उधर ही खाना वाना जो देते रात का बचा हुआ वो ले जाकर अपने बच्चों को खिलाता है। ऐसी दयनीय परिस्थिति ये समाज की है। इसमें सरकार ने भी हमारे ऊपर दया माया रखनी चाहिए। आयोग है, आयोग आके सुझाव करके जाता है। हमारे आयोग को संवैधानिक पावर होना चाहिए। जो संवैधानिक पावर मिल जाता है तो आयोग है ना अधिकार से बात कर सकता है। आज हमारा आयोग अपंग है, वो आता है बेचारा, सुझाव दे सकता है, मार्गदर्शन दे सकता है, आदेश नहीं दे सकता है। ये हमारा आयोग अपंग है, इसलिए आयोग को संविधान पावर दिया जाए। ये हमारी सारी असंगठित कामगार, हमारे कामगार लोग, ये सबको न्याय देना है तो एक संविधान पावर मिल जाए। हमारे लिए महाराष्ट्र सरकार एक सफाई कामगार असंगठित कल्याण बोर्ड जो तैयार पड़ा है उसको कैबिनेट में पास करे। जो हमारे वित्त निगम केंद्र के पैसे आते हैं उसके लिए हमारा आर्थिक विकास महामंडल एक अलग से बनाया जाए, वो पैसा हमारे लिए ही खर्चा होना चाहिए। ऐसे सारी हमने बाजू रखी है। उसके आगे जाकर मैं बोल रहा हूँ कि जितने आपने जीआर बनाए हैं उसके ऊपर ये समाज की एक एडहॉक कमेटी बनाई जाए, इसकी रक्षण के लिए, इसके संरक्षण के लिए एक कमेटी बनाया जाए। ये सरकार का काम है। केंद्र में भी ऐसी कमेटी बनाई जाए कि जो ये सफाई कामगारों के जीआर या जो भी आदेश निकलते हैं उसका इम्प्लीमेंट बरोबर होता है या नहीं। सरकार की तरफ से कोशिश कर रही है, लेकिन कोशिशें नाकाफ़ी है। क्या आपको लगता है कि 28 साल, 30 साल, 35 साल किसी की उम्र होती है मरने की, सफाई कर्मचारी आपके लिए अपनी जान न्यौछावर कर देता है?
ताकि आप सुरक्षित रहें, आपके बच्चे सुरक्षित रहें। उनका परिवार बिखरता है, उनके बच्चे बिखरते रहते हैं, किसी का कोई भाई खोता है, कोई अपना पति खोता है, किसी का बेटा जाता है। ये दर्द, ये तकलीफ का सिलसिला साहब रुकना चाहिए। मैं पूरे देश के लोगों से बात करना चाहूँगा, जय हिंद चैनल के थ्रू वो एक आवाज़ उठाइए सरकार से साहब। हर हिंदुस्तानी की एक आवाज़ पहुँचना चाहिए सफाई कर्मचारियों के लिए, एक आवाज़ बनना चाहिए। आप हिंदुस्तान के किसी भी शहर में रह रहे हो, अगर हिंदुस्तान के बाहर भी किसी शहर में रह रहे हो, अगर आप हिंदुस्तानी हैं, एक वीडियो बना के भेजिए हमें। हम अपने चैनल के थ्रू उस वीडियो को हम फैलाएंगे, आपकी आवाज़ सरकार तक पहुंचाएंगे, गूंगी बहरी सरकार तक पहुंचाएंगे, चाहे वो केंद्र सरकार हो या फिर देश के अलग अलग राज्य सरकार बनाए। हम आपकी आवाज़ बनने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी ईमानदार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके सहयोग के बिना हम अधूरे हैं। तो प्लीज अपना मोबाइल उठाइए और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8208669571। मैं वापस रिपीट करता हूं अपना नंबर 8208669571। इस नंबर पर हमें अपने विचार भेजिए, अपने सुझाव भेजिए। एक आग है साहब, 15 अगस्त होना चाहिए, चाहे केंद्र हो या राज्य सरकार। ये आपकी हमारी जिम्मेदारी है, इनके लिए खड़ा होना हमारी जिम्मेदारी है, हर हिंदुस्तानी की जिम्मेदारी है। अगर हम वाकई में अच्छा, सुरक्षित, साफ सुथरा समाज देखना चाहते हैं तो ये हमारा फर्ज है और हमें करना चाहिए। मेरे सहयोगी दयाराम के साथ हितेंद्र पवार, जय हिंद 24 पुणे। थैंक यू।